बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 92 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगी, खर्च कहाँ से होगा, कौन देगा मुझे? मकान का 2 महीने का किराया चढ़ गया है। आज वो कहकर गया है कि अगर अगले महीने किराया ना दिया तो वो मकान खाली करा देगा। इसकी तुम फिक्र मत करो, गुलाम सरवर ने कहा। अमीर दीन मेरा दोस्त है, वो मेरे लिए काम करता था। मैं उसके घर वालों को बेआसरा तो नहीं छोड़ सकता। जब तक अमीर दीन रिहा नहीं हो जाता तुम्हारे तमाम अखराजात मेरी जिम्मेदारी है। उस रोज गुलाम सरवर उसे 5,000 रुपए दे गया। शबाना ने उस रकम में से मकान का किराया अदा किया। गुलाम सरवर की आमदोरफ्त जारी थी। 6 महीने गुजर गए। इसी दौरान वो गैर महसूस अंदाज में एक दूसरे के करीब आते गए। गुलाम सरवर हर तरह से उसका ख्याल रख रहा था। उसने पहले ही रोज शबाना से कहा था कि वो उसे अमीर दिन की कमी महसूस नहीं होने देगा, और ऐसा ही हुआ। शबाना का पांव भारी हो गया। उसके पेट में गुनाह पलने लगा। बैले वाले उस पर निगाह रखे हुए थे। वो दबे लफ्जों में उसके हाँ गुलाम सरवर की आमदोरफ्त पर एतराज करते रहे, लेकिन खुलकर कभी किसी ने जबान नहीं खोली। गुलाम सरवर कदो कामत और शक्लो सूरत से ही बदमाश लगता था। लोग उसे डरते भी थे। लेकिन जब शबाना के पेट का गुनाह नुमायां होने लगा तो महल्ले वाले भी खुल गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये मकान नहीं छोड़ा तो वो पुलिस के जरिए से उसे निकलवा देंगे। और फिर उन्होंने मालिक मकान पर भी दबाव डाला, जिसके नतीजे में उसे मकान खाली करना पड़ा। गुलाम सरवर उसे मिस्र शाह की खोली नुमा मकान में ले आया। शबाना चंद महीने वहीं रही और फिर उसकी बेटी की विलादत हुई। वहां भी महल्ले वालों को पता चल गया कि वो मियाँ बीवी नहीं, इनके दरमियान नाजायज ताल्लुकात हैं। गुलाम सरवर उसे यहाँ सामने वाले मकान में ले आया। यहाँ शबाना ने महल्ले वालों से ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखे। साथ वाली पड़ोसन के पूछने पर उसने बताया कि उसका शोहर दुबई गया हुआ है। गुलाम सरवर उसका एक करीबी रिश्तेदार है जो उसका ख्याल रखता है। वैसे गुलाम सरवर ने यहाँ आना जाना कम कर दिया है और पिछले 2 महीनों से वो बिल्कुल गायब है। जब शबाना की बच्ची पैदा होने वाली थी तो नारोवाल में उसके घर वालों को भी पता चल गया था कि अमीर दीन 1 साल से जेल में है। उन्हें यह भी पता चल गया कि वो एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। उन्होंने किसी तरह शबाना तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि वो नारोवाल ना आए। ये बेचारी फरेब का शिकार हुई। हमदर्दी की आड़ में इसे लूटा गया। इसने अगरचे लोगों से कह रखा है कि इसका शोर दुबई चला गया है, लेकिन वो परेशान है। अमीर दीन जब जेल से रिहा होगा तो वो उसका सामना कैसे करेगी? सबसे बड़ी परेशानी अखराजात की है। ये गनीमत है कि गुलाम सरवर ने यह मकान लेते वक्त 6 महीनों का किराया एडवांस दे दिया था, लेकिन उसमें भी 4 महीने निकल गए हैं। अगर ये किराया ना दे सकी तो इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया जाएगा। इससे बड़ी परेशानी रोजे मर्रा के अखराजात हैं। वो खुद तो भूखी रह सकती है, लेकिन बच्चे। नरगिस ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। उस अधूरे जुमले में भी बात का मुकम्मल मफहूम मौजूद था। तुम औरत को नहीं समझ सकते। हमदर्दी के 2 बोल सुनकर वो मोम की तरह पिघल जाती है और ये हमदर्दी दरअसल उसकी बर्बादी का बायस बनती है। दूसरी तरफ औरत फौलाद से ज्यादा सख्त और मजबूत है। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत उसे झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन इन बातों का इंसार उन हालात पर है जिनसे वो दो चार हुई हो। तुम क्या चाहती हो? मैंने उसे घूरा। उसकी कुछ मदद कर दी जाए, नरगिस बोली। किस तरह? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। उसे काम के लिए अपने पास रख लिया जाए, नरगिस ने कहा। शबाना ने तो खुद ही कहा था कि उसे सहारा मिल जाएगा, जिंदगी भर दुआएं देती रहेगी। नरगिस बेगम, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम्हें मालूम है हम किन हालात से 2-4 हैं। एक तरफ पुलिस हमारी तलाश में है, दूसरी तरफ रजिया और शाह जी कुत्तों की तरह हमारी भू सूंघते फिर रहे हैं। और इत्तफाक से शबाना के बदनीयत हमदर्द गुलाम सरवर का ताल्लुक भी ड्रग माफिया से है। वो अगर 1.5-2 महीने से यहाँ नहीं आया तो कोई बात नहीं, वैसे लोगों को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। शबाना जवान और हसीन है। सरवर जैसे लोग आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ सकते। वो जरूर यहाँ आएगा, या उसकी आमदोरफ्त होगी तो गली में किसी वक्त मेरा और उसका सामना भी हो सकता है। और ये जरूरी नहीं कि उसका ताल्लुक शाह जी के ग्रुप से हो, लेकिन वो वाबस्ता तो इस बिजनेस से है। लोग सब एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो बात पूरे लाहौर में फैल जाएगी और इस तरह जो सूरत होगी उसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकोगी। सरवर अब यहाँ नहीं आएगा, नरगिस ने कहा। इसमें शुबा नहीं कि शबाना जवान भी है और हसीन भी, लेकिन सरवर का जी उससे भर गया है। हो सकता है उसको कोई और मिल गई हो और इसलिए उसने शबाना की तरफ से ध्यान हटा दिया है। लेकिन बहरहाल उस गरीब की मदद करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और वैसे ये जरूरी भी नहीं कि सरवर तुम्हें जानता ही हो। तुम कई साल बाद यहाँ आए हो, तुम्हारा हुलिया भी बदला हुआ है। जरूरी नहीं कि वो तुम्हें देखते ही पहचान ले। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ मैं तुम्हें। हमारे घर की कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं उसे समझा दूंगी। नरगिस के चेहरे पर रौनक सी आ गई। उसकी वजह से हमें बहुत आराम मिलेगा। मेरा मतलब है सौदा वगैरह लाने के लिए हम में से किसी को बाजार नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हम इस तरह घर में बंद होकर भी तो नहीं रह सकते। हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, मैंने कहा। हम देर तक बातें करते रहे। फिर मुझे नामों की उस फहरिस्त का ख्याल आ गया। मैं उठकर अंदर आ गया और वो कागज लेकर टेलीफोन के करीब बैठ गया। मैंने फोन का रिसीवर उठाया और सबसे पहले जीरे ब्लेड का नंबर मिलाने लगा। कॉल रिसीव होने में ज्यादा देर नहीं लगी। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज में हेलो कहा गया तो कई साल बाद भी मैंने उस आवाज को पहचान लिया। हेलो जीरे ब्लेड, कैसे हो? मैंने पूछा। कौन हो तुम? दूसरी तरफ से पूछा गया।
मैं बूटा बोल रहा हूँ, शाहजी का बंदा। मैंने कहा, शाहजी का तुम्हारे लिए एक पैगाम है, तुम कल शाम 8 बजे बंद करो ये बकवास। जीरे ने घुर्राते हुए मेरी बात काट दी। मैं शाहजी को बता चुका हूँ कि अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। वैसे सारे धंधे छोड़ चुका हूँ। इस धंधे में आने के बाद कोई भी शख्स अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। ये एक सुनहरा जाल है जिसे निकलने का किसी का दिल नहीं चाहता। और तुम, मैंने कहा ना कि मैं सारे धंधे छोड़ चुका हूँ। उसने एक बार फिर मेरी बात काट दी। अब कोई लालच या धमकी मुझे दोबारा इस धंधे पर आने पर आमादा नहीं कर सकती। सोच लो जीरे ब्लेड। मैंने कहा, इस मर्तबा शाहजी की तरफ से बहुत बड़ी ऑफर है। एक रात में कम से कम 10 लाख कमाने का चांस है। 10 लाख तो क्या 10 करोड़ भी दो तो मेरा जवाब इनकार में होगा। और शाहजी से कहना आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश ना करे, वरना उसके सारे राज खोल दूंगा। उसके कुत्तों की एक एक खेप पकड़ी जाएगी तो वो तबाह हो जाएगा और कोई उसे बचाने वाला भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता, लाइन कट गई। मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे पता चल गया था कि ये वही जीरा ब्लेड था जिसकी मुझे तलाश थी। पहले वो मेरे ग्रुप में था, मेरे बाद वो शाहजी के ग्रुप में शामिल हो गया। अब उसकी बातों से अंदाजा होता था कि अब उसने इस कारोबार से किनारा कशी कर ली है और अब वो किसी कीमत पर शाहजी के लिए काम करने को तैयार नहीं था। उसने रंगों की खेप पकड़वाने की धमकी भी दी थी और उस धमकी पर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। ये बात तो मुझे रजिया ने भी बताई थी कि रंगों की आड़ में बड़ी मिकदार में हेरोइन जनूबी अफ्रीका को स्मगल की जाती थी और अब जीरे ब्लेड ने भी वही बात दोहराई थी। मैंने फोन का रिसीवर उठा लिया और दोबारा जीरे ब्लेड का नंबर मिलाने लगा। ये शख्स मेरे काम आ सकता था। इस मर्तबा भी कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई। मैं तो समझा था कि 10 लाख की बात सुनकर तुम सब कुछ भूल जाओगे, मगर तुम तो इरादे के पक्के निकले। और बंद करो बकवास और आइंदा मुझे फोन बंद मत करना जीरे। मैं जल्दी से बोला, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारा एक पुराना दोस्त हूँ, बहुत पुराना। मेरा नाम सुनोगे तो तुम्हें हैरत होगी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम कौन हो? जीरे की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा पुराना दोस्त नाजीब भाऊ। शायद ये नाम तुम्हारे ज़हन में महफूज हो। मैंने कहा, नाजीब भाऊ? जीरे ने ये नाम दोहराया, फिर उसकी चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। तुम वाकई नाजीब भाऊ हो? हाँ, मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही बूटे के नाम से फोन किया था और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम उस गंदगी से निकल चुके हो। हाँ नाजीब बाबू। उसने गहरा सांस लिया। शाहजी और उसके आदमी वक्तन फवक्तन मुझे दोबारा उस दलदल में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम वाकई इरादे के पक्के हो। मैंने उसकी बात काट दी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नाजीब बाबू, जीरे की आवाज सुनाई थी। एक पुराने दोस्त की हैसियत से मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, लेकिन अगर तुम भी इस सिलसिले में बिल्कुल नहीं यार। मैंने उसकी बात काट दी। मैं भी ये धंधे छोड़ चुका हूँ। एक पुराना दोस्त समझकर मिलना चाहता हूँ। तो फिर ऐसा करो, कल रात 9 बजे समनाबाद में मून रेस्टोरेंट में आ जाओ। हम वहाँ आराम से बैठकर बातें करेंगे। जीरे ने कहा। कुछ देर बातें होती रही, फिर मैंने फोन बंद कर दिया। मैं कुछ देर जीरे की बातों पर गौर करता रहा, फिर फोन का रिसीवर उठाकर दूसरे नंबरों पर ट्राई करने लगा। मैंने पहले शबनम का नंबर मिलाया। कॉल किसी आदमी ने रिसीव की थी जिसने बताया कि शबनम रावलपिंडी गई हुई है। उसकी वापसी 3-4 दिन बाद होगी। मैंने क्रेडिट टैप करके ज़ुबैर का नंबर मिलाया। यहाँ देर तक घंटी बजती रही, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। थोड़े थोड़े वक्फे से 2-3 मरतबा कोशिश करने के बाद भी नाकामी हुई। मेरा ख्याल है ये नंबर या तो कट चुका था या कोई घर पर मौजूद नहीं था। मैंने मजीद कोशिश तर्क कर दी और सोफे से उठकर किचन में आ गया, जहाँ नरगिस खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। आज तुम मेरे हाथ का पका हुआ खाओगे और कल से खाना वगैरह शबाना पकाएगी। मैंने उसे रखने का फैसला कर लिया है, नरगिस ने कहा। एक बात का ख्याल रखना, मैंने कहा। हर शख्स शरीफ होने का दावा करता है। हमें मालूम नहीं कि शबाना कैसी औरत है। उसके सामने कभी अलमारी मत खोलना और अलमारी को हर वक्त ताला लगा कर रखना। इत्मीनान रखो। मैंने शबाना की बातों से अंदाजा लगा लिया है वो ऐसी औरत नहीं, और तुम भी जरा ख्याल रखना। वो मुस्कुराई। मैं किस बात का ख्याल रखूं? मैंने उलझी नजरों से उसे देखा। शबाना जवान और हसीन है। नरगिस ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। अपने आप पर काबू रखना और उसके सामने कभी फिसलने की कोशिश मत करना। तुम्हारे होते हुए मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर सकता। मैंने कहते हुए उसके गले में बाहें डाल दी। रात को भूखा रहने का इरादा है क्या? नरगिस ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाकर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं भाई, पेट की भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैंने जल्दी से उसके कंधों से बाहें हटा ली। तुम खाना तैयार करो, मैं बाहर बैठता हूँ। अगर अपने आप पर काबू रखो तो यहाँ भी रह सकते हो। नरगिस ने बदसूर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम अपना काम करती रहो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। शायद इस तरह मुझे भी खाना पकाना आ जाए। ये फन कभी काम आएगा, मैंने कहा, और फिर वाकई में एक तरफ खड़ा उसे काम करते हुए देखता रहा। जब मैं नरगिस के साथ समनाबाद के मून लाइट रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो रात के ठीक 9 बज रहे थे। बहुत शानदार और एयर कंडीशन रेस्टोरेंट था। बदम नीलकों रोशनी में अंदर की फिजा सहर अंगेज ही लग रही थी। किसी तरफ से हल्की सी मौसीकी की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। हाल खासा वसी व अरीज था। बेदें एक दूसरे से फासले पर थी। इतराब में दीवारों के साथ कैबिन भी बने हुए थे। ऊपर गैलरी भी थी जिसका जीना दरवाजे की दाईं तरफ था। जीने के नीचे एक काउंटर बना हुआ था जहाँ एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। हाल में कोई मेज खाली नहीं थी। ज्यादा तादाद नौजवान लड़कों और लड़कियों की थी जो सर जोड़े सरगोशियों के अंदाज में बातों में मसरूफ थे। मैं काउंटर के करीब रुककर इधर उधर देखने लगा। मुझे कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जिस पर जीरा ब्लेड होने का गुमान होता।
6-7 साल पहले उसकी उम्र 35 के लगभग थी और अब 41-42 की लपेट में होना चाहिए था। उसके चेहरे के नकूश मेरे ज़हन पर नक्श थे, लेकिन मुझे ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आपको किसकी तलाश है? काउंटर के पीछे बैठी हुई लड़की की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। उसने ये सवाल मुझे ही से किया था। हाँ, मैंने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, जीरा ब्लेड। मेरा मतलब है नज़ीर अहमद। मैं समझ गई। लड़की मुस्कुरा दी। 1 मिनट आप यहीं रुकिए। लड़की ने काउंटर के पीछे दीवार पर लगा हुआ इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर नहायत मदम लहजे में किसी से कोई बात की, फिर रिसीवर ऊपर लटकाकर मुस्कुराती हुई नजरों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखने लगी। ठीक 1 मिनट बाद सीढ़ियों से उतरने वाले एक आदमी को देखकर मैं उछल पड़ा। वो जीरा ब्लेड था। जीरे ब्लेड को मैंने हमेशा बदहाली ही में देखा था। वो कई महीने बाल नहीं कटवाता था, हमेशा धोती कुर्ता पहनता जो अक्सर मैले होते, पैरों में आम सी चप्पल होती, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। सफेद पैंट, सफेद शर्ट और नोकदार शूज भी सफेद, क्लीन शेव, सलीके से कटे और संवरे हुए बाल। वो बहुत ही शानदार शख्सियत का मालिक लग रहा था। वो कुछ देर उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर बेइख्तियार मुझसे लिपट गया। तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो नाजी बाबू। उसने मेरे कान में सरगोशी की, फिर नरगिस की तरफ देखने लगा। मैंने उसे आंख मार दी। आओ अंदर चलकर बैठते हैं, जीरे ने कहा। हम सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गैलरी में आ गए। यहाँ भी कैबिन थे जो सब के सब भरे हुए थे। जीरे ब्लेड ने गैलरी के आखिर में एक दरवाजा खोला और हमें अंदर दाखिल होने का इशारा किया। बहुत शानदार दफ्तर था, आरामदेह कुर्सियां भी थी और सोफे भी। हम सोफे पर बैठ गए। जीरा ब्लेड भी मेरे करीब ही बैठ गया और फिर ये इंकशाफ मेरे लिए खासा दिलचस्प साबित हुआ कि ये रेस्टोरेंट जीरे ब्लेड की मलकियत था। जीरे ब्लेड ने हमारे लिए ठंडे मशरूब मंगवाए और उसके साथ ही बातों का सिलसिला चल निकला। पुरानी बातें, पुरानी यादें और फिर रजिया और शाहजी का जिक्र भी आ गया। हम देर तक उनके बारे में बातें करते रहे। तुमने फोन पर रंगों की खेप पकड़वाने की धमकी दी थी, मैंने असल मौजू पर आते हुए कहा। मुझे मालूम है कि शाहजी का सिंडिकेट रंगों की आड़ में हीरोइन की बड़ी मिकदार साउथ अफ्रीका स्मगल करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि उसका तरीकाकार क्या होगा। सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। जीरे ब्लेड ने कहते हुए नरगिस की तरफ देखा। इसकी परवाह मत करो, ये भी रजिया की डसी हुई है, तुम अपनी बात जारी रखो, मैंने कहा। और फिर जीरा ब्लेड ने रंगों की आड़ में जो इंकशाफ किया वो वाकई बड़ा सनसनीखेज था। हम अभी बातें कर रहे थे कि धड़ से दरवाजा खुला। हम तीनों ने बैक वक्त मुड़कर उस तरफ देखा और उसके साथ ही मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। शाहजी और बूटा दरवाजे में खड़े थे। बूटे के हाथ में पिस्तौल था। शाहजी के होंठों पर बड़ी मकरू सी मुस्कुराहट थी और वो खूनख्वार नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। इस सूरत से मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हुआ, बल्कि मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने खा जाने वाली नजरों से जीरे ब्लेड की तरफ देखा। ये उसकी चाल थी। उसने मेरे साथ धोखा किया था। मुझे यहाँ बुलाकर शाहजी को इतला दे दी थी और शाहजी ने छापा मार दिया था। लेकिन मुझे जीरा ब्लेड के बारे में अपना ये ख्याल बदलना पड़ा। उसका चेहरा धुआं हो रहा था, टांगों में भी हल्की सी कपकपाहट थी। उसने एक कदम सिरक कर मेज का सहारा लिया। अगर उसने मुखबरी की होती तो इस तरह खौफजदा ना होता। शाहजी के आ जाने से उसकी हिम्मत बढ़ती, लेकिन मैं जानता था कि जीरा ब्लेड अदाकार भी था। बहुत अरसा पहले वो फिल्मों में एक्टर की हैसियत से काम कर चुका था। वो एक अच्छा अदाकार था, आगे भी चल सकता था, लेकिन वो हीरोइन के जाल में फंस गया और फिल्मों से दूर होता चला गया। मेरे दिल में उसके मादी के हवाले से ये ख्याल उभरा कि हो सकता है इस वक्त भी वो खौफजदा होने की अदाकारी कर रहा हो। बहुत अच्छे जीरे, मैंने उसकी तरफ देखते हुए नफरत भरे लहजे में कहा। मैं तो समझा था कि तुम वाकई मुखलस और सच्चे दोस्त हो, लेकिन तुम तो बड़े यार मार निकले। ओए नाजी, शाहजी के हल्क से गुर्रा हटती निकली। इसको क्या कहते हो? इसके तो फरिश्तों को भी पता नहीं कि हम यहाँ छापा मारने वाले हैं। वो चंद लम्हों को खामोश रहा, फिर बोला, मेरी अकलमंदी को शाबाश दो। मुझे मालूम था कि तुम अपने पुराने दोस्तों से जरूर राब्ता करोगे। मैंने 3-4 की निगरानी शुरू करा दी। जीरे पर मुझे ज्यादा शक था। उस जमाने में यही तुम्हारा सबसे करीबी साथी था। इस पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया। इसके घर की भी निगरानी करता रहा और इसके होटल की भी। मेरा शक ठीक निकला। 1 घंटा पहले तुम दोनों होटल में दाखिल हुए तो मेरे आदमी ने तुम्हें देख लिया। पहले तो वो यही समझा कि तुम लोग शायद कुछ खाने पीने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन जब उसने तुम्हें इसके साथ ऊपर जाते देखा तो मुझे फोन पर इतला दे दी। मुझे कुछ देर हो गई मगर मायूसी नहीं हुई। वो खामोश होकर इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, तुम लोग खामोशी से हमारे साथ चलोगे या यहाँ कुछ तोड़ फोड़ कराना पसंद करोगे? तुम ना हमें यहाँ से ले जाओगे ना तुम्हें तोड़ फोड़ की इजाजत दी जाएगी। मैंने कहा, तुम मुझे अच्छी तरह जान चुके हो। अगर तुम लोग खामोशी से वापस चले जाओगे तो हम चले जाएंगे, खामोशी से वापस चले जाएंगे। शाहजी ने मेरी बात काट दी। अगर तुम रजिया के घर से लूटी हुई रकम और वो जेवरात मेरे हवाले कर दो तो हम खामोशी से वापस चले जाएंगे, वरना। वो दोनों बात करते हुए 2 कदम आगे बढ़ाए। बूटे के एक हाथ में पिस्तौल था और दूसरे हाथ से उसने अपने पीछे दरवाजा भीड़ दिया था। नाजी बाबू, बूटे ने पिस्तौल से इशारा किया, तुम भी उस तरफ हो जाओ जीरे के साथ, और देखो कोई गड़बड़ मत करना। तुम देख रहे हो कि ये पिस्तौल शोर मचाना पसंद नहीं करता, चलो उस तरफ। मैंने पहली मर्तबा उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल पर तवज्जो दी। उस पर साइलेंसर लगा हुआ था। मैं अपनी जगह से सिरक कर जीरे ब्लेड के करीब आ गया और मेरे ख्याल में यहाँ से गड़बड़ के मौके ज्यादा थे। मैंने कनखी उसे मेज की तरफ देखा। ये ऑफिस टेबल थी। चंद और चीजों के अलावा टेलीफोन सेट, इंटरकॉम सेट और उसके करीब ही एक भारी ऐश ट्रे भी पड़ा हुआ था। मैं जीरे ब्लेड के साथ मिलकर खड़ा हो गया।
मेरी पुश्त मेज के साथ टिकी हुई थी। मैंने अपना हाथ भी मेज के किनारे पर टिका दिया और शाहजी की तरफ देखने लगा। क्या इरादा है काका? शाहजी ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम वो रकम और जेवरात हमारे हवाले करने को तैयार हो या नहीं? सुल्तान, तुम जानते हो कि मैं अपनी जबान और इरादे से कभी नहीं फिरता। मैंने कह दिया है ना कि एक दिन का भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी लाश के टुकड़े भी कर दो तो तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी नहीं होगी। मैंने कहा, इसका मतलब है कि घी निकालने के लिए मुझे उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेगी। शाहजी ने कहा और फिर बूटे की तरफ देखते हुए बोला, बूटे, इन्हें लेकर नीचे चलो और अगर ये कोई गड़बड़ करें तो चला देना गोली। शाहजी वाकई इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी था। चंद रोज पहले वो अपनी कोठी में मेरी कुव्वत का मुजाहरा देख चुका था। उसके आदमी मुझ पर काबू नहीं पा सके थे और मैं उन्हें पीट कर भाग निकला था। यहाँ तो मेरे साथ नरगस और जीरा ब्लेड भी थे। वो कुछ ना भी करें तो उनकी मौजूदगी ही बड़ी हौसला अफजा थी। मेरा मेज के किनारे पर टिका हुआ हाथ सिरकता हुआ पीछे पहुंच गया और फिर मेरी उंगलियों ने मेज पर पड़े हुए मार्बल के वजनी ऐश ट्रे को छू लिया और उसके साथ ही मैं चौंक गया। मैंने कनखियों से जीरे ब्लेड की तरफ देखा। वो भी हाथ पीछे करके ऐश ट्रे उठाने की कोशिश कर रहा था और मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से टकरा गई थी। मैंने अपना हाथ पीछे हटा लिया और नरगिस की तरफ देखने लगा। वो अपनी जगह पर बेहिस्सू हरकत खड़ी थी। उसका चेहरा खौफजदा हो रहा था। ठीक है शाहजी, मैंने उसकी तरफ देखते हुए गहरा सांस लिया। हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, मगर यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तोड़ फोड़ हुई तो मैं तुम्हारी तोड़ फोड़ कर दूंगा। तुम्हारी उस दिन की तोड़ फोड़ से मेरे पास से तो अभी तक दुख रहे हैं। मैंने तो अभी तुमसे बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब करना है, शाहजी ने कहा। मैं बूटे का इशारा पाकर अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ गया और फिर ठीक उसी लम्हे जीरे ब्लेड ने वजनी ऐश ट्रे पूरी कुव्वत से बूटे के पिस्तौल वाले हाथ पर दे मारा। पिस्तौल उसके हाथ से नहीं छूटा, लेकिन वो चीखता हुआ दौड़ा हो गया। ये मेरे लिए बेहतरीन मौका था। मैंने बूटे पर छलांग लगा दी और उसे साथ लेता हुआ सोफे पर गिरा। नरगिस उछलकर एक तरफ हटकी। अगर वो फुर्ती का मुजाहरा ना करती तो सोफे की जद में आकर वो भी गिरती। हम दोनों के बोझ से सोफा उलट गया। गिरते हुए मैं बूटे के ऊपर था, लेकिन सोफा उलटने के बाद इसमें कलाबादी खाता हुआ कालीन पर गिरा तो बूटा मेरे ऊपर आ गया। पिस्तौल अभी बूटे के हाथ में था। उसने बाईं हाथ से मुझे काबू करने की कोशिश करते हुए दाईं हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल मेरे सीने पर रखने की कोशिश की, मगर मैंने बड़ी फुर्ती से उसका पिस्तौल वाला हाथ मोड़ दिया। उस वक्त बूटे की उंगली का दबाव पड़ने से ट्रैगर दब गया। स्टिक की आवाज से निकलने वाली गोली सामने वाली दीवार में पेवस्त हो गई। मैं बूटे के हाथ को मोड़ता चला गया। अब पिस्तौल की नाल बूटे के सीने से लग गई। उसने ट्रैगर से उंगली हटा ली और पिस्तौल का रुख मोड़ने की कोशिश करने लगा। वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। मैंने उछलकर सर की टक्कर उसके चेहरे पर दे मारी। टक्कर बूटे की नाक पर लगी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसके साथ ही मैंने उसे अपने ऊपर से गिरा दिया। पिस्तौल के लिए हम दोनों में जिद्दोजहद हो रही थी और फिर बूटे का दाव चल गया। उसने घुटने से मेरी टांगों के बीच में जरब लगाई। मैं करा उठा, लेकिन पिस्तौल पर ग्रिफ ढीली होने नहीं दी। बूटे ने दूसरी जरब लगाई। इस मर्तबा में अपने आप को बचा गया। मेरे सर की जरब से बूटे की नाक से खून बह निकला था। खून की धार उसके ऊँटों को तर कर रही थी। मुझे उसी वक्त दूसरी तरफ देखने का मौका मिल गया। शाहजी और जीरा ब्लेड भी एक दूसरे से गुथम गुथा थे। शाहजी ने जीरे को जोरदार घूंसा मारा। वो पीछे की तरफ लुढ़कता हुआ मेज से टकरा गया और मेज उलट गई। मेज उलटने से सारी चीजें भी गिरी, जिससे अच्छा खासा शोर हुआ था। दरवाजे के बाहर कुछ ही फासले पर फैमिली कैबिन थे, जहां गाहक बैठे हुए थे। शोर की आवाज सुनकर वो जरूर चौंके होंगे। मुझे अंदेशा था कि अगर किसी गाहक ने अंदर झांक कर देखा तो शोर मचा देगा और इस तरह सारी गड़बड़ हो जाएगी। शाहजी ने उल्टी हुई मेज के ऊपर से जीरे ब्लेड पर छलांग लगा दी और उसे बुरी तरह रगीदने लगा। अरसा पहले जब जीरा ब्लेड मेरे साथ था तो उसे लड़ाई और मार धाड़ का माहिर समझा जाता था, लेकिन अब वो शाहजी से बुरी तरह पिट रहा था। उसकी वजह शायद ये थी कि वो इस किस्म के सारे धंधे छोड़ चुका था और शरीफाना बिजनेस शुरू करके सहल पसंद हो चुका था। नरगिस ने जीरे ब्लेड को पिटते देखा तो जल्दी से उस तरफ बढ़ गई और जमीन पर पड़ा हुआ वजनी गुलदान उठाकर शाहजी के सर पर दे मारा। शाहजी करा उठा। जीरे के गले पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इस तरह जीरे ब्लेड को शाहजी पर गालिब आने का मौका मिल गया। मेरे और बूटे के बीच पिस्तौल के लिए कशमुकश जारी थी। मैंने उसके हाथ को देखा और जोरदार झटका दिया। इस मर्तबा पिस्तौल बूटे के हाथ से निकलकर उल्टे हुए सोफे की तरफ जा गिरा। बूटे का दाव एक बार फिर चल गया। अब मैं उसके नीचे दब गया और वो मेरे गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश में था। उसी लम्हे नरगिस हमारी तरफ लपकी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ गुलदान ऊपर उठाया और बूटे के सर पर जरब लगाना चाहती थी, मगर उसी वक्त मैंने बूटे को पलट दिया और गुलदान बूटे की बजाय मेरे सर पर लगा। जरब खासी जोरदार थी। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी। मैंने सर को 2-3 झटके दिए और आवाज पर काबू पाते ही बूटे के थोबड़े पर गूंसे बरसाने लगा। दूसरी तरफ अब जीरा ब्लेड भी शाहजी की ठुकाई कर रहा था कि अचानक शाहजी ने जीरे ब्लेड को उठाकर पटक दिया। जीरा दीवार से टकरा कर गिरा। मेरे ख्याल था कि शाहजी उस पर हमला करेगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने उठकर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी और उसे भागते देखकर मैंने बूटे को छोड़कर शाहजी की तरफ छलांग लगा दी। शाहजी दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा चुका था। मैं हवा में उड़ता हुआ दरवाजे में गिरा। शाहजी की एक टांग मेरे हाथ में आ गई। वो चीखता हुआ मुंह के बल गिरा। उसने झटका देकर अपनी टांग छुड़ाई और बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। मैंने भी उठने में देर नहीं लगाई। शाहजी बाहर भागने की कोशिश में था, लेकिन इस मर्तबा मैंने मौका नहीं दिया।
और लातों और गूंजों से उसकी तवाज़े करने लगा। फैमिली कैबिनों में बैठे हुए ग्राहक चीखते चिल्लाते हुए कैबिनों से निकलकर सीढ़ियों की तरफ दौड़े। ग्राहकों में ज्यादा तादाद नौजवान लड़कों और लड़कियों की थी। वो सब बुरी तरह चीख रही थी। शाहजी घुंसा खाकर सीढ़ियों की तरफ गिरा। उसने संभल कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी और लोगों को धक्के देता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। मैं सीढ़ियों की तरफ लपका। निचले हाल में भी अफरा तफरी सी मच गई थी। लोग उठ उठ कर दरवाजे की तरफ दौड़ रहे थे। शाहजी लोगों को धक्के देता हुआ दरवाजे से बाहर निकल चुका था और जब मैं बाहर निकला तो वो नीले रंग की एक स्टेशन वैगन में बैठ चुका था। मैं उस तरफ लपका, लेकिन मेरे करीब पहुंचने से पहले स्टेशन वैगन हरकत में आकर जोरदार झटके से आगे बढ़ गई। मैं वापस आ गया और लोगों को धकेलता हुआ रेस्टोरेंट में घुस गया। ऊपर पहुंचा तो नरगिस और जीरा ब्लेड बूटे की मुरम्मत कर रहे थे। नरगिस ने बूटे के बालों को मुट्ठियों में जकड़ रखा था और जीरा उस पर घुंसे बरसा रहा था। बूटे की नाक और ऊंटों से खून बह रहा था। इसी दौरान दो वेटर भी वहां आ गए। नाजी, जीरा बूटे को छोड़कर मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग निकल जाओ, मैं इसे देख लूंगा। शाहजी भाग गया वो, उसकी फिक्र मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा, जीरे ने मेरी बात काटते हुए कहा। दोनों वेटरों ने बूटे को संभाल लिया। मैं नरगिस को हाथ से पकड़कर बाहर खींचता हुआ नीचे ले गया। अब भी कुछ लोग वहां मौजूद थे जो एक दूसरे को धकेलते हुए दूसरों से पहले बाहर निकलने की कोशिश में थे। औरतें अब भी खौफ से चीख रही थी। मैं नरगिस का हाथ पकड़े उसे खींचता हुआ बाहर ले आया। ये एक बारूनक शॉपिंग एरिया था। अगरचे 11 बज चुके थे मगर बहुत सी दुकानें अब भी खुली हुई थी। अलबत्ता इधर हंगामे की वजह से कुछ दुकानें बंद हो रही थी और सड़क की दूसरी तरफ से बहुत से लोग जमा हो चुके थे। हमें भी लोग गा को ही में समझे थे। मैं नरगिस का हाथ पकड़े तेजी से एक तरफ चलता गया। चौक की दूसरी तरफ एक खाली रिक्शा खड़ा था। ड्राइवर रिक्शे के करीब फुटपाथ पर खड़ा इसी तरफ देख रहा था। क्यों भाई, चलने का मूड है या नहीं? मैंने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा। क्यों नहीं चलना मोतियां वाले हो? ड्राइवर बोला। कहाँ चलना है? पर वहाँ हुआ क्या है जी? आप भी तो उसी तरफ से आ रहे हो ना? रेस्टोरेंट पर गुंडों ने हमला कर दिया था, मैंने रिक्शे का दरवाजा खोलते हुए कहा और नरगिस को अंदर बैठने का इशारा किया। पहले दो गुंडे होटल से बत्ता लेने आए थे। मालिक ने इनकार कर दिया तो वो अपने 2-4 साथियों को बुला लाए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। बहुत ही बेगैरत हैं ये लोग, बेजमीर हैं। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठते हुए बड़बड़ाया। कौन, रेस्टोरेंट वाले? मैं बोला। नहीं जी, उन गुंडों की बात कर रहा हूँ, ड्राइवर ने कहा। समनबाज से अगरचे इस्लामिया कॉलेज का रास्ता करीब था मगर ऐसे मौकों पर मैंने कभी भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। इसलिए मैंने रिक्शे वाले को मोची दरवाजे चलने को कहा था। मोची दरवाजे पर मैंने रिक्शा रुकवा लिया। उस जगह खासी रौनक थी। मोची दरवाजा सियासी जलसों के लिए खास शोहरत रखता है। वैसे भी उसका शुमार शहर के उन इलाकों में होता था जहां रात भर रौनक रहती थी। इस वक्त भी वहां बड़ी रौनक थी। रिक्शे से उतरकर मैंने ड्राइवर को किराया अदा किया और मोची दरवाजे के अंदर की तरफ चल पड़े। यहाँ किस तरफ जा रहे हो? नरगिस ने पूछा। चलती रहो, मैंने कहा। चंद गज आगे जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। दो आदमी उस रिक्शे में बैठ रहे थे। वो रिक्शा आगे रवाना हो गया तो मैं नरगिस को इशारा करता हुआ वापस मुड़ गया। मैं चलते हुए इस तरह इधर उधर देख रहा था किसी खास दुकान की जैसे तलाश हो। लस्सी वाले के साथ फालूदे की दुकान थी और उससे जरा आगे पान सिगरेट की दुकान। यहाँ बहुत से लोग जमा थे। कोई लस्सी पी रहा था, कोई फालूदे से अपना जिगर ठंडा कर रहा था और कोई पान चबाते हुए सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। मैंने कई नौजवानों के गले में मोतिये के हार देखे थे। ये अगरचे छिछोरापन था मगर इसका एहसास किसे था। हम सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए और कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद हमें एक रिक्शा मिल गया जिसने हमें दाता दरबार की पिछली तरफ पहुंचा दिया। वहां से हम गलियों में पैदल चलते हुए अपनी कोठी पर पहुंच गए। उस वक्त घड़ी 1 बजा रही थी। मैंने एहतियात से बाहर का गेट बंद किया। बरामदे में पहुंचा तो नरगिस दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थी। मैंने भी अंदर का दरवाजा बंद कर दिया। नरगिस ने पूरे घर की बत्तियां रोशन कर दी थी। ये चिरागा किस खुशी में है? मैंने कहा। जिस कमरे में रोशनी की जरूरत है वहां बत्ती जलती रहने दो और बाकी बुझा दो। मुझे डर लग रहा है, नरगिस ने हाल कमरे में सोफे पर बैठते हुए कहा। घर आकर डर लग रहा है? और वहां तो इंटर वाली की बेटी बनी हुई थी। इतने जोर से गुलदान मारा था कि सर में अब तक टेसें उठ रही हैं, मैंने कहा और मेरा हाथ बेख्तियार सर पर पहुंच गया जहां वाकई अब भी टेसें उठ रही थी। मुझे अफसोस है। नरगिस के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम दोनों तो उनके काबू में आ गए थे। मुझे मजबूरन गुलदान उठाना पड़ा। मैं जवाब दिए बगैर उठकर बेडरूम में आ गया। अलमारी से कपड़े निकाले और बाथरूम में घुस गया। मेरा दिमाग अब तक सुलग रहा था। मैं कितनी देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा और फिर कुर्ता पाजामा पहनकर बाहर निकला तो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। और उस वक्त नरगिस चाय के कप उठाए किचन में से आती हुई दिखाई दी। कमरे में आकर उसने दोनों कप बेड साइड टेबल पर रख दिए और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मैं बेड की पूंछ से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे दोस्त जीरे ब्लेड की शरारत थी, उसने कप उठाकर चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उसने शाहजी को हमारे बारे में इतला कर दी होगी। पहले मुझे भी यही शुबा हुआ था, मैंने कहा, लेकिन बाद में शाहजी की बात से पता चल गया कि मेरा शुबा गलत था। गलती मेरी थी। वहां जाने की बजाय जीरे ब्लेड को किसी और जगह बुलाना चाहिए था। लेकिन ये बात भी मेरे वहमो गुमा में नहीं थी कि शाहजी मेरे पुराने दोस्तों की निगरानी करवा रहा होगा और फिर जीरा ब्लेड ने अगरचे हमारे खिलाफ कोई साजिश की होती तो हमें शाहजी के बारे में ऐसी बातें ना बताता। उन लोगों के आने के बाद जीरे ने भी हमारा ही साथ दिया।
अगर हमारे खिलाफ साजिश होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उस शाहजी के बारे में जो बातें बताई हैं मुझे तो उनकी सदाकत पर भी शुबा है। नरगिस बोली। मुझे कोई शुबा नहीं, मैंने कहा। ये लोग वाकई रंगों की एक्सपोर्ट करते हैं। रदिया भी मुझे बता चुकी है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो तरीकाकार इख्तियार क्या करते हैं, जबकि जीरे ने उसका ये राज भी फाश कर दिया है। क्या ऐसा मुमकिन है? नरगिस ने कहा। कोई बात भी नामुमकिन नहीं, मैंने कहा। हीरोइन की स्मगलिंग के लिए ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार किए जाते हैं कि अकल दंग रह जाती है। उसके उस राज का मुझे पता चल गया है। अब मुझे कुछ और मालूमात हासिल करनी है और उसके बाद उन्हें ऐसी चोट लगाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। रदिया तो बुरी तरह तिलमिला रही होगी, नरगिस ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो अंगारों पर लौट रही होगी, मैंने जवाब दिया। और ये शाहजी जो उसकी हिमायत कर रहा है, क्या तुम समझती हो कि मुझे रकम और जेवरात लेकर रदिया को दे देगा? नहीं माई डियर, मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। ये ऐसा कभी नहीं करेगा। शाहजी का ताल्लुक निचले तबके से है और ऐसे लोग एक एक पैसे पर जान दे देते हैं। लाखों रुपए नकद और करोड़ों की मालियत के जेवरात हैं। अगर किसी तरह ये दौलत उसके हाथ लग भी जाए तो वो इनमें से एक पैसा भी रदिया को नहीं देगा। और रदिया तो अब समझो खत्म हो गई। अब वो सड़कों पर भीख मांगती हुई नजर आएगी। मैं रदिया को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। ऐसी औरतें आसानी से हार नहीं मानती। एक शाहजी उसे छोड़ देगा तो वो दूसरा शाहजी या नाजी तलाश कर लेगी, नरगिस ने कहा। हाँ, ऐसी औरतों को तो वाकई इस किस्म के लोगों की कमी नहीं होती, लेकिन हर शख्स शाहजी या नाजी नहीं होता, मैंने कहा। टेलीफोन करके मालूम तो करो हमारे आने के बाद वहां क्या हुआ होगा, नरगिस ने कहा। इस वक्त 1:30 बज रहा है, मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। रेस्टोरेंट बंद हो चुका होगा। अगर पुलिस आई होगी तो बहुत देर बाद जीरे की गुलू खलासी होगी और फिर वैसे भी वहां अच्छी खासी तोड़फोड़ की गई थी। सब कुछ संभालने में भी खासा वक्त दरकार होगा। मालूम तो करो वहां कोई ना कोई मौजूद तो होगा, उसे पता चल जाएगा, नरगिस ने कहा। मैं उठकर हाल कमरे में आ गया जहां टेलीफोन रखा हुआ था। मैंने रिसीवर उठाकर जीरा ब्लेड के रेस्टोरेंट का नंबर मिलाया और दूसरी घंटी पर ही कॉल रिसीव कर ली गई। मैं मूनलाइट रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ जी, रेस्टोरेंट बंद हो गया है। आप कौन है जी? ये बारी मर्दाना आवाज गालबन किसी वेटर की थी। नजीर अहमद से बात कराओ, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, साहिवाल से, मैंने कहा। वो तो थाने गए हुए हैं जी, आप सुबह फोन करें। जवाब मिला। थाने क्यों, खैरियत? मैंने पूछा। यहाँ कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था जी, बड़ी तोड़फोड़ हुई है। कुछ गुंडे तो भाग गए, एक को चौधरी नजीर साहब ने पकड़ लिया। यहाँ पुलिस आई थी, वो आधा घंटा पहले थाने गए हैं जी, पता नहीं कब वापस आए। और उस मुलजिम का क्या हुआ? मेरा मतलब है वो गुंडा जिसे पकड़ा था, मैंने पूछा। उसकी यहाँ बड़ी छतरोल हुई है जी, दूसरी तरफ से कहा गया। थाने जाकर उसको उल्टा टांग दिया होगा पुलिस वालों ने। वो और भी कुछ कहता रहा मगर मैंने रिसीवर रख दिया और नरगिस की तरफ देखते हुए बोला, बूटे को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जीरा ब्लेड भी थाने गया हुआ है, अब सुबह ही उससे बात होगी, मैंने कहा। और हम बेडरूम में आ गए। मुझे नींद आ रही थी, मैं बिस्तर पर लेट गया। नरगिस सामने कुर्सी पर बैठ गई। क्या बात है, सोने का इरादा नहीं क्या? मैंने पूछा। गर्मी लग रही है, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम सो जाओ, नरगिस ने कहा। मैंने करवट बदल कर आंखें बंद कर ली। 4 मिनट बाद चिट की हल्की सी आवाज दूसरी मर्तबा सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा। नरगिस ने तेज रोशनी वाला बल्ब बुझाकर नीली रोशनी वाला नाइट बल्ब चला दिया था। उसके कुछ ही देर बाद बाथरूम में पानी गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने गैर इरादी तौर पर करवट बदलकर आंखें खोल दी। उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। नरगिस ने नहाने के बाद मेरे ऊपर छलांग लगा दी। सुबह 10 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुल सकी। नरगिस बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैं चलने में करवटें बदलता रहा, फिर बाहर से बातों की आवाज सुनकर उठ गया। खिड़की का पर्दा जरा सा सिरका कर देखा तो नरगिस शबाना जामन के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठी बातें कर रही थी। शबाना की शीरख्वार बच्ची नरगिस की गोद में थी और शबाना उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रही थी। मैं बाथरूम में घुस गया और 4 मिनट बाद फारिग होकर बाहर आया। शबाना मुझे देखकर जल्दी से कुर्सी से उठ गई। चाय बनाकर लाऊं साहब जी? उसने पूछा। हाँ ले आओ, मैं कहते उस कुर्सी पर बैठ गया। शबाना बरामदे की तरफ चली गई। नरगिस झुककर गोद में सोई हुई बच्ची को प्यार करने लगी। जब वो सीधी हुई तो उसकी आंखों और चेहरे पर अजीब सी कैफियत नजर आई। मैंने अक्सर नरगिस को उस बच्ची को गोद में लिए हुए देखा था और अब बात मेरी समझ में आ गई थी। रमजान से नरगिस की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम ही रही थी। और औलाद हर औरत की ख्वाहिश होती है और जब ये ख्वाहिश पूरी ना हो तो उसकी जिंदगी कर्ब में बदल जाती है। नरगिस भी उसी कर्ब को सीने में दबाए हुए थी। हो सकता है गाँव में भी उसे छोटे बच्चों से लगाव रहा हो और अब इस मासूम और प्यारी सी बच्ची को देखकर उसकी ममता में फिर उबाल आ गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद शबाना चाय बनाकर ले आई। उसने दोनों कप मेज पर रख दिए और नरगिस की तरफ चली गई। लाइए, इस बच्ची को मुझे दे दीजिए। उसने हाथ आगे बढ़ा दिए। इसे अंदर बेड पर लिटा दो और दोपहर के खाने का कुछ बंदोबस्त करो। नरगिस ने बच्ची को उसकी गोद में देते हुए कहा। नाश्ते का प्रोग्राम नहीं है क्या, जो दोपहर के खाने की फिक्र हो रही है? मैंने अपना कप उठाते हुए कहा। अभी तो तुम 1 घंटा चाय पीने में लगाओगे, उसके बाद बाथरूम में जाओगे। इस तरह तुम 12 बजे के करीब तैयार होगे, उस वक्त तुम्हें नाश्ता मिल जाएगा, नरगिस ने कहा। और तुम? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मैं भी उस वक्त तक सब्र कर लूंगी, नरगिस ने गहरा सांस लेते हुए कहा और कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगी। मैं जवाब देने की बजाय खामोशी से चाय पीने लगा।
चाय पीने के बाद मैं अंदर आ गया और टेलीफोन का रिसीवर उठाकर जीरा ब्लेड का घर का नंबर मिलाने लगा। कॉल तीसरी घंटी पर रिसीव हो गई। आवाज जीरे ही की थी। रात का मामला क्या रहा जीरे? मैंने किसी तमीद के बगैर पूछा। ओह नाजी तुम? जीरे की आवाज सुनाई दी। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? मैं चौंक गया। मैंने बूटे को पुलिस के हवाले कर दिया था, जीरे ने कहा, और हमारे वहां से आने के बाद के हालात बताने लगा। पुलिस ने बूटे की इतनी छतरोल की है कि बहुत अरसे तक उसे अपना नाम भी याद नहीं आ सकेगा। मैं तो शाहजी बूटा और उनके दूसरे आदमियों के खिलाफ FIR कटवाना चाहता था, लेकिन एक फोन कॉल आड़े आ गई। कैसी फोन कॉल? मैंने पूछा। शाहजी के हाथ बहुत लंबे हैं, जीरे ने जवाब दिया। यहाँ से फरार होने के बाद वो एक MPA की कोठी पर पहुंच गया। अगर MPA उस वक्त कोठी पर मौजूद होता तो बूटा पुलिस की मार से बच जाता। उसका उरिया बिगाड़ने के बाद जब SHO रिपोर्ट लिखने की तैयारी कर रहा था तो MPA का फोन आ गया। जीरा चंद नमको खामोश हुआ, फिर बोला। SHO ने उसे दूसरे कमरे में भेज दिया और खुद तकरीबन आधा घंटा फोन पर बात करता रहा और फिर मुझे बुला लिया और मुझे ये समझाने की कोशिश करने लगा कि मेरे होटल में जो कुछ भी हुआ वो किसी गलतफहमी का नतीजा था। थोड़ी देर बाद शाहजी MPA के 2 आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और उसने पुलिस को एक नई कहानी सुनाई और मुझे यकीन है कि यह कहानी उस MPA ने उसके दिमाग में डाली थी। वो कहानी क्या थी? मैंने पूछा। शाहजी के कहने के मुताबिक वो अपने दोस्त मोहम्मद बूटा के साथ मेरे रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए आया था। वहां उसने एक मफरूर और इख्तियारी मुजरिम नाजी को देख लिया। उसके साथ नरगिस नामी वही औरत थी जिसे वो कसूर से अगवा करके लाया था। शाहजी के कहने के मुताबिक नाजी कई साल बाद इस शहर में नजर आया था। उसने बूटे की मदद से नाजी को पकड़ना चाहा था ताकि उसे पुलिस के हवाले किया जा सके, लेकिन वहां नाजी के कुछ और साथी भी मौजूद थे जिन्होंने शाहजी और बूटे पर हमला कर दिया और होटल में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। शाहजी का कहना है कि उसका जीरे यानी मुझसे कोई झगड़ा नहीं, यह हंगामा तो नाजी की तरफ से शुरू हुआ था। तब वो होटल में होने वाला मेरा नुकसान पूरा करने को तैयार है। राजीनामे के लिए उसने 2 लाख की रकम पेश की है। और तुमने क्या फैसला किया? मैंने पूछा। मैं FIR दर्ज कराने पर बजीद दूं, जीरे ने कहा। मेरे भी कुछ ताल्लुकात है नाजी। एक MPA से मेरी भी सलाम दुआ है, वो हमारे इलाके में रहता है। मैंने थोड़ी देर पहले उससे बात की थी। उसने वादा किया है कि वो शाहजी के सिफारिशी MPA से बात करेगा। दोनों का ताल्लुक एक ही पार्टी से है। वो आज शाम मेरे साथ थाने भी जाएगा ताकि SHO को शाहजी के खिलाफ FIR दर्ज कराने पर मजबूर कर सके। इस तरह बात बहुत लंबी हो जाएगी जीरे, मैंने कहा। मेरा मशवरा है तुम थोड़ी सी हीलो इज्जत के बाद राजीनामे वाली बात मान लो और 2 लाख रुपए वसूल कर लो। चंद रोज में हम एक दूसरे तरीके से शाहजी का बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हारे जहन में कोई खास बात है? जीरे ने पूछा। हाँ, लेकिन अभी कुछ वादे नहीं, मैंने कहा। तुम आज रात 11 बजे मुझसे माल रोड पर साईं के होटल में मिलो। अपना ये पुराना अड्डा याद है ना? बिल्कुल याद है, मैं भला उस जगह को कैसे बोल सकता हूँ, जीरे ने कहा। तो ठीक है, मैं 11 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कोई तुम्हारा ताकुब करता हुआ वहां ना पहुंच जाए, मैंने कहा। तुम फिक्र ही मत करो नाजी, जीरे ने कहा।